हम आज सांख्यिकी चैप्टर जो है टीजीटी लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं उनके हम सारे फॉर्मूले एक साथ हमने लिख दिए हैं और सारे फॉर्मूले हमने लिखे हैं एक साथ। फिर उनसे रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन भी मतलब उसका प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारे सारे फॉर्मूले अच्छे से तैयार हो जाएं। तो टीजीटी लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम वैसे सभी में ये यूज आ सकते हैं। तो जैसे हम एक एक फार्मूले का तरीका समझाएंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज होता है और किन किन क्वेश्चनों में होता है। जैसे समांतर माध्य कभी क्वेश्चनों में ऐसे पूछ दिया जाता है कि मतलब पदों की संख्या दी जाती है और पदों की संख्या दे दी जाती है और वो कैसा होता है, अनग्रुप्ड डाटा होता है। जैसे कि अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो अनग्रुप्ड डाटा या अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं, इसमें ये फार्मूला लगता है कि जैसे मान के चलो ये 1 दिया गया है या 4 दिया गया है या 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, 8 दिया गया। तो ये कितने दिए गए हैं, 5 3 3 6 जैसे ये आंकड़े दिए गए। अब इनका समांतर माध्य पूछा जाए तो इनको हम क्या कहेंगे, अवर्गीकृत आंकड़े कहेंगे। इनका अगर समांतर माध्य पूछा जाए तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें हम ये प्रत्यक्ष विधि वाला फार्मूला लगाएंगे। हम क्या करेंगे इसमें, इसका प्रत्यक्ष विधि वाला हम फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो कि प्रत्यक्ष विधि से इसको बोलते हैं। ये प्रत्यक्ष विधि वाला फार्मूला होता है। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं x बार इक्वल टू समेसन x अपॉन n। n मतलब पदों की संख्या होती है और समेसन का मतलब होता है सभी जितने x दिए गए हैं, प्रेक्षण जितने दिए गए हैं उनको सबका योग कर दो। या तो आप बोल दो पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये वाला हम फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो यही हम इसमें करेंगे। इस क्वेश्चन का अगर हमें समांतर माध्य पूछा जाए सभी पदों का योग कर देंगे बटे पदों की संख्या कर देंगे, कितनी है 6, इनका सबका योग कर देंगे, वही हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और फार्मूला भी समझ में आ गया होगा कि मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस फार्मूले से रिलेटेड कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद अब हम करेंगे समांतर माध्य। ऐसा होता है कि समांतर माध्य कभी कभी ऐसा होता है कि कह देते हैं कि ये फार्मूला किस विधि से मतलब किस विधि का है। तो ये समांतर माध्य का फार्मूला a प्लस समेसन d अपॉन n। जैसे लघु विधि से अगर पूछा जाए तो उसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमें जैसे कभी कह दिया जाए कि जैसे सब्जेक्टिव वाले टाइप के जब एग्जाम होते हैं तब उसमें कह दिया जाए कि इस क्वेश्चन का समांतर माध्य निकालो और इसको लघु विधि से करो, तो हम उसमें क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे a प्लस समेसन d अपॉन n। और जहाँ पे कल्पन माध्य होगा और d जहाँ पे x माइनस है। ये मतलब डायरेक्ट बस फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट टिक करने को पूछ लेते हैं। जैसे पद विचलन विधि क्या होती है, पद विचलन विधि से भी कभी समांतर माध्य पूछ लेते हैं। तो a प्लस h समेसन u अपॉन n। a जहाँ पे कल्पन माध्य होता है, n जहाँ पे पदों की संख्या होती है और u जहाँ पे d अपॉन h d माइनस x माइनस a, ये सब कुछ होता है। तो ये 3 टाइप की विधियाँ होती है, बट आपको ये वाला याद रखना है मेन, जो कि हम एग्जाम टाइम में हम इसी से करेंगे क्योंकि इससे जल्दी को आंसर आ जाता है क्वेश्चन का। तो वही हमने लिखा है कि एग्जाम में सवाल प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। जरूरी नहीं है कि लघु विधि से करो या क्योंकि आंसर सभी का एक ही आएगा। अब इसमें हमने लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि या पद विचलन विधि सभी का माध्य समान होता है। यहाँ आप किसी भी विधि से निकाल लीजिए, सभी का समांतर माध्य समान आएगा। आई होप कि जो हम आपको बता रहे हैं सारे फार्मूले आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद अब हम बताएंगे बहुलक। जैसे अब कभी ऐसा होता है कि जैसे माध्यिका दे दी जाए और माध्य दे दिया जाए, तो अब उसमें हमारा बहुलक पूछ दिया जाए। तो जैसे इस क्वेश्चन से, इस फार्मूले से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बनेगा, इसमें ऐसा बनेगा कि जैसे माध्यिका उन्होंने दे दी कितनी 4 और माध्य कितना दे दिया, माध्य दे दिया 5। तो अब इसमें बहुलक पूछ दिया जाए, तो इसमें बहुलक पूछ दें तो क्या हो जाएगा फार्मूला 3 इंटू माध्यिका की वैल्यू 4 है माइनस 2 इंटू माध्य की वैल्यू 5 है। तो कितना आ गया 12 माइनस 10। तो बहुलक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ इस फार्मूले का यूज हम तभी करेंगे जब हमें माध्यिका और माध्य की वैल्यू दी गई हो, तब वहाँ से हम बहुलक निकाल सकते हैं। अब ये नया एक पॉइंट है कि अगर किसी बंटन की माध्यिका में जितना, जैसे कभी इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे हम पुरानी माध्यिका दे देते हैं और हम कह देते हैं कि उस माध्यिका में इतना 2 जोड़ दिया जाए, 3 घटा दिया जाए, 5 का गुणा कर दिया जाए, 9 का भाग दे दिया जाए, जैसे इस टाइप के। तो अब जब पुरानी माध्यिका में इन सबको जोड़ दो, घटा दो या गुणा कर दो या भाग कर दो, फिर उसके बाद उसमें नया क्वेश्चन बनता है, उसमें पूछा जाता है कि नई माध्यिका क्या होगी। तो वही
हमने लिखा है कि इसमें जितने जोड़ दिया जाए घटा दें या गुणा कर दें या डिवाइड कर दें किया जाए। तो नई माध्यिका में तो हमने वही लिखा है कि नई माध्यिका में उतनी ही वृद्धि हो जाती है, और अगर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उतनी कमी हो जाती है, और गुणा कर रहे हैं तो उतना गुना हो जाता है, और अगर भाग कर रहे हैं तो उतने भाग हो जाता है उसका। तो नया माध्य वाला फॉर्मूला जब पूछा जाए, नया माध्य होगा पुराना माध्य प्लस पी। जितना पी मतलब जितने गुने से वो बढ़ रहा है उतना उसमें पी उसमें ऐड कर देंगे। नया माध्य अगर पूछा जाए जब कोई चीज़ को घटाया जा रहा हो पुराने माध्य से, तो नया माध्य हमारा ये निकल के आएगा। तो ये हमारे इस 4 टाइप से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं, हमने आपको पुराना माध्य दिया जाएगा और इतने माध्य से उस जोड़ा जा रहा है, इतना कम किया जा रहा है, जैसे 2 से कम कर रहे हैं। पुराना माध्य हमारा 10 है और हम 2 माध्य से उसमें गुणा कर रहे हैं, तो 10 दूनी 20। तो हमारा नया माध्य क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, क्योंकि पुराना माध्य 10 है और पी की वैल्यू जैसे हम 2 मान। तो ऐसे ही हम सारे ये 4 टाइप के क्वेश्चन ऐसे अलग अलग बना के कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब जैसे ये n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का अगर समांतर माध्य पूछा जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका n+1/2 होता फॉर्मूला। और देखिए आप लोग ये देखिए कि n+1/2 कैसे आया, कहाँ से आया। ये ऐसे आया है कि अगर हम किसी की चीज़ का समांतर माध्य निकालते हैं तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे संख्या। तो n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या। n जहाँ पे पदों की संख्या है, तो पदों का योग n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n+1 का होल बाई 2 और अपॉन n जो पदों की संख्या, तो n से n कैंसिल हो गया तो क्या बचा, इसीलिए n+1/2। यही हमने लिखा है n+1/2। तो हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या आ गया, n+1/2। n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो हमें पता ही है n इंटू n+1/2 होता है। n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्या जो होती है सम प्राकृतिक संख्याएं और विषम प्राकृतिक संख्या से मिलकर बनी होती है। प्राकृतिक संख्या जो होती है सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या से मिलकर बनी होती है। तो जब हम इन दोनों संख्याओं को सम प्राकृतिक संख्या का आधा कर दें और विषम प्राकृतिक संख्या का आधा कर दें, हम इस दोनों को ऐड कर दें तो हमारी प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, बन जाएगी। तो वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 हो जाएगा और ये n² बचेगा। हाँ n² बचेगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। फिर उसके बाद से हम करेंगे ये, किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू n+1 और 2n+1/6, ये होता है फार्मूला। और फिर क्यूब का क्या होता है, क्यूब वाला तो ऐसे याद रखेंगे क्योंकि क्यूब वाला फार्मूला, तो आपको अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला पता है तो उसका बस हम होल स्क्वायर कर देते हैं, n इंटू n+1/2, क्योंकि यही होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अंदर वाला, फिर उसका होल स्क्वायर करें। अब उसके बाद ये सारे फॉर्मूले मतलब योग वाले कंप्लीट हो गए। अब अगर जैसे ये पूछा जाए, अगर सभी संख्याओं का अंतर समान हो का मतलब जैसे समांतर श्रेणी दी गई हो, समांतर श्रेणी में ही तो अंतर समान होता है, और कभी और भी कोई और भी श्रेणी हो सकती है। तो उसमें अगर जैसे हमें योग निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, यही n/2 कर देंगे जितने पदों की संख्या होगी, और अपॉन 2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद लिख देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और आउट ऑफ n अपॉन 2, यही होगा फार्मूला। और फिर उसके बाद इसको और इलेबोरेट करके अगर लिखना है, क्योंकि अंतिम पद का फार्मूला होता है किसी भी समांतर श्रेणी में L बराबर a + n-1 आउट ऑफ d। तो a ऐड होके 2a हो गया है, तो वही इसमें ये भी होता है फार्मूला, ये इसी से आया या फिर इसी से ये बना हुआ है, क्योंकि n/2 2a + n-1 आउट ऑफ d। d जहाँ पे सर्वांतर होता है, n जहाँ पे पदों की संख्या होती है, a जहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, n जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म होते हैं। फिर उसके बाद माध्य, अब ये माध्य समांतर माध्य फिर इसमें पूछा गया। अब ये कैसे है, ये कब पूछा जाएगा, ये तब पूछा जाएगा जब ग्रुप्ड डाटा दिया गया हो, मतलब वर्गीकृत आंकड़े दिए हो। अब वर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े ऐसे होते हैं कि जैसे कभी क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, मतलब इस टाइप की टेबल बनी होती है,
टेबल बनी होती है और टेबल में ऐसे दिया होता है, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू दी होती है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे का एक करके। फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई दिया होता है कि 1 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जैसे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, कुछ भी दी हो। तो ये जो अब ये एक्स आई दिया, ये एफ एक्स आई दिया, अब ये ग्रुप डाटा है, वर्गीकृत आंकड़े हैं। अब इसका जैसे समांतर माध्य निकालना हो इस टेबल का, तो कैसे निकालेंगे, इसका ऐसे निकालेंगे, समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू समेसन एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई अपॉन समेसन एफ ऑफ एक्स आई। मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, और फिर इनको ऐड कर देंगे, समेसन मीन्स ऐड होता है, फिर इनको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखते जाएंगे, फिर इनका जो योग आएगा वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, और फिर अपॉन में समेसन एफ ऑफ एक्स, और इनकी सारी वैल्यू को समेसन कर देंगे, बस डिवाइड कर देंगे, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला वर्गीकृत आंकड़ों के लिए यूज होगा। उसके बाद माध्यिका, अगर किसी की माध्यिका पूछी जाए या माध्यमान कह दिया जाए, एक ही बात होती है माध्यिका या माध्यमान। अब जैसे माध्यिका, कैसे हम माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका या माध्यमान, तो हम सबसे पहले देखेंगे माध्यिका और ये माध्यमान जो हम निकाल रहे हैं, ये हम अनग्रुप्ड डाटा मतलब अवर्गीकृत आंकड़े के लिए निकाल रहे हैं। तो हम वहाँ पे देखेंगे कि n की वैल्यू देखेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे। हाँ, माध्यिका या माध्यमान में एक चीज़ और होती है जो शायद हमने नहीं यहाँ पे लिखी है, इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब आरोही या अवरोही क्रम, किसी भी आप एक क्रम में लिख सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद हम उसकी माध्यिका निकालेंगे। तो वहाँ पे हम पता करेंगे, सबसे पहले ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ टर्म कितने, अगर सम है तो फिर उसके लिए माध्यिका निकाली जाएगी। उसके लिए माध्यिका का फॉर्मूला होगा n/2, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म आएगा उसका आधा कर देंगे, वो टर्म हम लेंगे। फिर उसके बाद n/2 उसमें एक और ऐड n/2 प्लस 1वां टर्म, मतलब 1वां पद हैं, मतलब पहला n/2वां टर्म, और फिर उसके आगे वाला बस एक टर्म लिख देना है आपको। दोनों टर्म को जो टर्म हो दोनों टर्म को लिख देना है, ऐड कर देना, फिर उसके बाद अपॉन 2 कर दे देना है, तो वही हमारी माध्यिका हो जाएगी इसकी। n बराबर, ये तो क्वेश्चन मतलब काफ़ी इजी है, जो कि 9th 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इससे क्वेश्चन बताने की वैसे ज़रूरत नहीं होगी। अब n बराबर, फिर उसमें देख लेंगे कि n बराबर अगर विषम हो, नंबर ऑफ टर्म अगर पदों की संख्या यहाँ पे विषम है, तो फिर उसकी अगर माध्यिका पूछी जाए तो बस उसमें क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ टर्म हो उसमें एक ऐड कर दो और अपॉन का 2 कर दो, फिर जो भी आए उसकी वैल्यू वही पद हमारा, उतनवा पद या उतनवा टर्म हम मतलब ले लेंगे, और वही टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगी, माध्यिका होगी। या फिर आप लोगों को अगर समझना हो तो फिर चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, एक दिया गया 7, फिर लिख दिया है यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, फिर यहाँ पे 16 लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे कितने टर्म लिख दिए, 7 10 16 12 9, हमने ये क्वेश्चन बनाया, 5 टर्म है इसमें। तो हमने सबसे पहले वाला फर्स्ट स्टेप हमने इसकी क्या बताई थी, अगर किसी की माध्यिका पूछी जाए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखेंगे, इसको हम देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत आंकड़ा है क्योंकि ये टेबल फॉर्म में नहीं दिया गया होती हैं जो चीज़, वो अनग्रुप्ड डाटा होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। यहाँ से आपको सबसे पहले समझ लेना। फिर दूसरा स्टेप करना है आपको, सबसे पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटा 7 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर उसके बाद 16 है। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब n बराबर यहाँ पे 5 है, तो मतलब विषम वाला यहाँ पे काम करेगा। तो 5 टर्म है, 5 टर्म में 5 में एक और जोड़ देंगे और अपॉन का 2 कर देंगे, तो कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 5 1 6 6/2 3, तो थर्ड टर्म आया, थर्ड यहाँ पे लिखेंगे टर्म या तीसरवां पद। तो यहाँ पे देख लेंगे तीसरा पद कौन है, 1 2 3, तीसरा पद कौन है, 10, तो इसके बीच का माध्यिका कौन हो गई, 10 हो गई। अब ऐसे ही अगर सम हो, सम अगर दिया, अगर यहाँ पे हम एक और बढ़ा दें 17, तो यहाँ पे कितने हो गए,
6 पद हो गए, तो अब इसमें इसके बीच के दोनों टर्म हो जाएंगे, क्योंकि 2 2 4 2 6, 6 में आएगा तीसरा 6/2 तीसरा पद, और एक 6 में एक और जोड़ दिया जाएगा तो तीसरा और एक चौथा, तो तीसरा चौथा 2 पद ले लिए जाएंगे, दोनों पद को 10 और 12 को जोड़ लिया जाएगा, 0.2 कर देंगे। तो n बराबर जब सम हो तब उसके लिए माध्यिका ऐसे निकालेंगे। आई होप कि आप लोगों को दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद कोई अंक जितनी ज़्यादा बार आया हो या जितनी ज़्यादा बार उसकी आवृत्ति हुई हो वही उसका बहुलक होता है। तो बहुलक एक, हाँ, एक तो हमने फार्मूले से निकालना बताया है बहुलक कैसा होता है। बहुलक का मतलब ये है कि मतलब किसी भी चीज़ की, जैसे एक्स आई ये दिए गए हो, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, एफ दिया गया। जैसे एक टर्म कितनी बार आया, 5 बार आया, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है। 3 यहाँ पे आया है 7 बार, 5 आया है यहाँ पे कितने बार, 10 बार, और 6 आया है यहाँ पे 12 बार। अब जैसे इसमें इस वाले टेबल में अगर हम पूछें कि इस टाइप की चीज़ दी गई हो, तो इसमें हम पूछें कि इसमें इसका बहुलक बताइए, तो हम देखेंगे 1 कितनी बार आया, 5 बार आया, 3 7 बार आया, 5 10 बार आया, 6 12 बार आया, मतलब 6 की सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति हुई है। तो जिस टर्म की, जिस पद की जितनी ज़्यादा बार आवृत्ति हुई हो वही उसका बहुलक होता है। तो इसकी तो कम हुई है आवृत्ति, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी, 6 की हुई 12 बार, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद फिर अब जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हम रेंज पूछ देते हैं, रेंज, तो रेंज हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी। कभी वर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं, जैसे यही है वर्गीकृत आंकड़े, जैसे कि ये 7 10 16 12 9 ये दिया गया। अब इसमें जैसे हम रेंज पूछते हैं तो इसका रेंज की वैल्यू कैसे निकलेंगे, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारी रेंज हो गई। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 12, सबसे छोटी क्या है, 7, 7 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी हमारी रेंज। क्लास विड्थ क्या होती है, क्लास विड्थ तो कोई एच बोलते हैं, जो हमारी मीडियन क्लास होती है उसकी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही हमारी क्लास विड्थ होती है, जिसको एच बोलते हैं। वही हमने लिखा होगा अभी, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। जैसे कि यहाँ पे 10 दिया गया है और 15 दिया गया है, तो यहाँ पे इसकी अगर हम एच की वैल्यू निकालें तो एच बराबर हो जाएगा 15 - 10, तो 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। बस यही, अभी एच की ज़रूरत यहाँ इन फॉर्मूलों में पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऐसा हुआ। 2 बहुलक भी आ सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बहुलक आ सकता है, मतलब एक बहुलक की संख्या एक ही है, तो वही हमने लिखा है कि 2 बहुलक भी आ सकते हैं, 1 बहुलक भी आ सकता है, और कभी ऐसा होगा कि एक भी बहुलक नहीं आएगा, वही हमने लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन, फिर उसमें बहुलक की देखो 7 3 बार आया है और 9 3 बार आया, तो 7 भी यहाँ पे बहुलक हुआ, 9 भी हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 2 बहुलक आए। बहुलक की संख्या कितनी है, 2 है, वही हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे एक ये फॉर्मूला तो हम बता ही चुके, समांतर माध्य, ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए होता है, समेसन FI × XI अपॉन समेसन FI। जब वर्गीकृत आंकड़े हों तब माध्यिका पूछी जाए, हाँ, जब वर्गीकृत आंकड़े हों, वर्गीकृत मतलब टेबल दी हो, टेबल फॉर्म में, तो वहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर L + n/2 - CF × H अपॉन F दिया गया है। अब यहाँ पे हम अगर हमें ये फार्मूला याद है तो उसके बाद हमें इनकी सबकी वैल्यू का मतलब पता होना चाहिए बस, और टेबल में हम उनकी वैल्यू का अगर हमें मतलब पता चल जाए तो हम इसको बस मतलब फाइंड आउट कर लेंगे। एल की वैल्यू जहाँ पे लोअर लिमिट होती है उस मीडियन क्लास की, एफ जहाँ पे वर्ग अंतराल की वो बारंबारता होती है, और सी एफ क्या होता है जो n/2 की, जहाँ पर n/2 लाई कर रहा है उससे पहले की बारंबारता हम लिखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको बताएंगे कि कहाँ पे कैसे क्या होगा। और एच की वैल्यू ये होती है क्लास विड्थ, जो हमने अभी ऊपर बता दिया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे वर्गीकृत आंकड़े से। जब वर्गीकृत आंकड़े हों तब उसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे। हाँ, तो चलो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस टाइप का वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसकी हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखो वर्ग अंतराल लिखेंगे, ये इतना क्वेश्चन दिया होता है, उसके बाद ये हमें निकालना होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 12 लिखेंगे, फिर 12 में हम 16 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर 18 में फिर हम 6 को जोड़ देंगे, मतलब इस सबसे पहले ऊपर ये संख्या लिखते हैं, फिर इसमें जोड़ के फिर इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिखते हैं, फिर इसको जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं, बस उसका एक आगे वाला जोड़ के लिखते जाना है आपको। तो हमने फिर 18 में 6 जोड़ा तो 34 आया, 34 में फिर 7 जोड़ा तो 41 आया, 41 में हमने 9 को ऐड किया तो 50 आया। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 50।
अब हम n को n/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। 25 की वैल्यू देखेंगे कहाँ पर लाई कर रही है, तो यहाँ पे कितना आया है 28, 12 फिर उसके बाद 28। इसका मतलब इनके बीच में यहीं पे लाई करेगी 28 के बीच में 25 वैल्यू, वही हमने लिखा। तो जहाँ पे संचयी बारंबारता की जिस n/2 की वैल्यू संचयी बारंबारता की टेबल में लाइन में जहाँ पर n/2 की वैल्यू लाई कर रही हो, फिर उसके सामने वाला जो अंक होता है बारंबारता में उसके सामने वाला वही उस f की वैल्यू होती है। तो हमारी f की वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई, और फिर उसके सामने वाला वही मीडियन क्लास हो जाता है, और मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होती है वही हमारी l की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू निकाल के रख दें, और यहाँ से हम h निकाल लेंगे। इस मीडियम क्लास का जो अंतर होता है विड्थ अपर क्लास लोअर लिमिट और लोअर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 आएगी h की वैल्यू। तो हम यहाँ पे अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें सारी वैल्यू पता चल गई। l की वैल्यू मीडियन क्लास था 10 से 20 तक जाना था, तो लोअर एल की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, एफ़ की वैल्यू 16 हो गई। संचयी बारंबारता, हाँ एफ़ नहीं बताया हमने कि सी एफ़ क्या होता है, तो एफ़ हमने बता दिया 16 हो गया। सी एफ़ की वैल्यू जहाँ पर हमने वही लिखा n/2 की वैल्यू की, जहाँ n/2 की वैल्यू जहाँ पर लाई कर रही है उससे पहले की जो संख्या होती है वही होती सी एफ़ की वैल्यू, संचयी बारंबारता सी एफ़ की वैल्यू वही होती, तो 12 हो जाएगी, वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। और h की वैल्यू 10 हो जाएगी। बस सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन f और आउट ऑफ h, बस ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18.12 आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसा ही ये क्वेश्चन इसी जब वर्गीकृत आंकड़े दिए हो तो बहुलक का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बहुलक अगर पूछा जाए तो कैसे लें, तो सेम वैसे ही सब तरीके से करेंगे, बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 आउट ऑफ h। अब यहाँ पे देखेंगे f1 f2 f0 क्या है, l की वैल्यू आपको पता ही है क्या है और h की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले हम f पता करेंगे, f क्या होता है, अरे f1 पता करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमें इसी क्वेश्चन का तो निकालना है, हम ये देखेंगे किसकी, ये जो वर्ग अंतराल दिया गया इसमें ये देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, क्या दिया 12 16 6 7 9 इतना दिया गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता 16 की है, तो f1 की वैल्यू क्या हो गई 16। तो f1 की वैल्यू क्या हो गई, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही हमारी f1 की वैल्यू होगी, और उसके पहले वाली f0 होती है और उसके बाद वाली f2 होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो f1 तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है वही हमारा f1 होगा। f0 मतलब 1 से छोटा क्या होता है 0 होता है, तो f0 f1 से पहले आएगा, तो उससे पहले वाला इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि f0 है तो उसके पहले वाला लेंगे, और f2 जो होता है f1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है f2 को हम f1 के आगे वाली वैल्यू लेंगे, ज़्यादा वाली लेंगे, बड़ी लेंगे, आगे की लेंगे, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो इसलिए f0 की वैल्यू 12 हो जाएगी, f1 की वैल्यू 16 और f2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, और l की वैल्यू 10 हो जाएगी, और h की वैल्यू तो पता ही है इसकी 10 हो जाएगी उसको सब्ट्रैक्ट। तो इसलिए अब हमें इसकी सारी वैल्यू पता चल गई हैं, 10 l की वैल्यू प्लस 16 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 12 माइनस 6 आउट ऑफ 10, बस इसकी वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व कर देंगे तो 90/7 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आई होप। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। अब जैसे इन केजी में कोई नंबर ऑफ चाइल्ड मतलब बच्चों की संख्या 5 बच्चों का है, 5 बच्चों की संख्या है, 5 बच्चे हैं जिसमें उनका किलोग्राम वजन जिनका है 40 किलोग्राम, 5 बच्चों का वजन 40 किलोग्राम, 8 बच्चों का 43 है, 16 बच्चों का इतना है, ऐसे मतलब ये सभी ऊपर वाले वजन दिए गए, नीचे बच्चों की संख्या है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 16 मतलब ऐसे कौन से बच्चे हैं, मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चों की संख्या किसमें सबसे ज़्यादा है जिनमें उनका वजन सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 बच्चे ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा इसी में है, मतलब 46 किलोग्राम के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, कहने का मतलब ये होगा 46 बच्चे ऐसे हैं, 16 बच्चे ऐसे हैं जिनका 46 किलोग्राम वजन है, तो सबसे ज़्यादा संख्या 46 किलोग्राम वाले बच्चों की है, इसलिए हमारा बहुलक क्या होगा 16 होगा, 46 होगा, 16 नहीं होगा आंसर। क्योंकि कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कुछ लोग 16 आंसर करेंगे, 16 नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो संख्याएं होती हैं मतलब वो नहीं होता है, आवृत्ति मतलब किसी भी चीज़ की
कितनी ज़्यादा संख्या है, मतलब कितनी बार आया है, कितनी ज़्यादा बार मतलब उसकी आवृत्ति हुई है, तो वो नहीं आंसर होता है उसकी, जिसकी आवृत्ति हो रही है जो मतलब वो होता है आंसर। तो इसलिए 46 होगा, ना कि 16 होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दोनों मतलब हमें कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो आपको 16 आंसर नहीं करना है, 46 करना, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 46 आया है 16 बार, तो सबसे ज़्यादा बार 46 आया, इसलिए आंसर हमारा 46 होगा। तो इसलिए अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये हमने सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर दिए हैं, सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को अगर हमारे ये नोट्स जो हमने बनाए हैं ये अगर अच्छे लगे हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कैसा है। थैंक यू।